नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज हम संगम युग से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसका आज पार्ट संगम युग के क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें देखते हैं हम। क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में संगम युग से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस युग संगम साहित्य कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह विवाह को क्या कारणम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए दिया हुआ है तोलकापियम, बी के अंदर है पट्टू और सी के अंदर है एतुतोके और डी के अंदर है मणिमेखले। तो जो कौन सा है इसके अंतर्गत पूछा गया है कि संगम साहित्य कृति के अंतर्गत आर्यों ने विवाह का जो अनुष्ठान किया था प्रारंभ, वो कौन से में दिया हुआ है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है वो तोलकापियम, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि तोलकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीन तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है और इसके जो रचनाकार है वो तोलकापियर थे और इनकी जो रचना थी सूत्र शैली में की गई थी और इस ग्रंथ में आर्यों द्वारा विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंतर्गत है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत सूची 1 में संगम ग्रंथ दिए हुए हैं और सूची सेकंड में संकलनकर्ता दिए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन ए दिया गया है कि अनगुरुन गनरू, और इसका आपको मिलान करना है कि किसका किससे यहाँ होने वाला है। तो जो सूची 1 है उसको सूची 2 से मिलान करना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी है 4, 1, 2 और 3। फर्स्ट जो अग्नरू है उसका तो हो जाएगा गुडलूर किन्नार और हानायुरु है उसका हो जाएगा रुद्र शमन और उसके बाद में जो मरुंग रुपड़े है उसका हो जाएगा 2 नंबर नक्रीर। इसी प्रकार से शिरु पुनरूप है उसका हो जाएगा नतनार। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। इसके अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है तंजावुर में, बी दिया हुआ है कांचीपुरम में, सी मदुरई में और डी है वंजी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत है कि किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। तो ऐसा कौन सा था उसके अंदर थी। तो इसके अंदर जो मदुरै है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मदुरै। मदुरै के अंदर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी और क्योंकि संगम शब्द से तात्पर्य क्या था, संगम शब्द से तात्पर्य है परिषद अथवा गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे और प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को इस संगम में स्वीकृत करवाते थे, तभी किसी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मथुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य और अगस्त्यार ने की थी। इसी प्रकार से द्वितीय संगम का जो आयोजन है वो कपाटपुरम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता तोलकापियर ने की थी और तृतीय संगम का आयोजन है वो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, जिसको उत्तरी मदुरा कहा जाता था, उसमें की गई थी। इसी की अध्यक्षता वो नकीर ने की थी और इस प्रकार सामान्य रूप में मदुरा को तीनों संगम साहित्य सभाओं का आयोजन स्थल माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंतर्गत पूछा गया संगम काल में उरेयूर निम्न में से किस एक की राजधानी थी। इसके अंदर ऑप्शन है पांड्य शासकों की, बी है पल्लव शासकों की, सी चालुक्य शासकों की और डी है चोल शासकों की। तो संगम काल में जो उरेयूर थी वो ये जो ऑप्शन नंबर डी चोल शासकों की राजधानी मानी गई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो संगम युगीन चोल शासकों की राजधानी उरेयूर थी, उसके अंतर्गत ये एक प्रमुख बंदरगाह और सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र था और यहाँ से रोमन व्यापारिक संपर्क के भी प्रमाण प्राप्त हुए। इसी प्रकार से वर्तमान समय में उरेयूर है वो कोरोमंडल तट के तमिलनाडु के जो तिरुचिरापल्ली जिला है वहाँ वहाँ ये एक स्थान माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5
इसके अंतर्गत है कि साहित्य कृति शिल्पधिकारम का नायक कौन था। इसके अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है करकाल चोल, बी के है शुनगुटवंचेर, सी है ऑप्शन नेडुजेलियन, सी के अंदर नेडुंजेलियन, डी है सुगनन चोल। तो जो साहित्य कृति थी शिल्पधिकारकम का जो नायक था वो सेन गुटवंचेर को माना गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। शिल्पधिकारकम इसके अंतर्गत नुपुर की कहानी है, ये संगम युगीन प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसका जो लेखक है वो चेर शासक सेन गुटवन का भाई इलिंगो आदिगल को माना गया है। इस महाकाव्य का जो नायक था वो कोवलन एक व्यवसायी था और नायिका थी कणगी, एक व्यापारी की कन्या थी। कोवलन सेन गुटवन का ही काल्पनिक नाम माना जाता है। तो इस प्रकार जो साहित्य कृति शिल्पधिकारकम है उसका नायक है वो सेन गुटवंचेर को माना गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सेन गुटवंचेर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंतर्गत पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके और सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ सूची दी गई है जिसमें विषय वस्तु दी गई है। तो जो मधुरे कांची है उसको इधर जो ए बी सी डी ऑप्शन है उनको 1 2 3 4 से हमें मैच करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा कि क्योंकि इसके अंदर मधुरे कांची है, मधुरे कांची पांड्यों की थी, 2 नंबर सही हो जाएगा। तोलकाप्पियम है वो 1 नंबर तमिल व्याकरण का ग्रंथ था और परिपादल है वो नंबर 4 एक संगम चयनिका थी और पट्टिन पाले इसको कावेरी पत्तनम पर एक धीर कविता माना गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इसके परंपरा के अनुसार संगम अलग अलग स्थानों पर फूले फले, निम्न में से कौन से स्थान तीनों संगमों से संबंधित थे। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है मदुरा है कपाटपुरम, बी है मदुरा कपाटपुरम और कावेरीपत्तनम, सी के अंदर है मदुरा उरेयर चोलमंडलम और डी है पुआर और मदुरा। तो ऐसा कौन से है जिसके अंदर तीनों संगमों से संबंधित था। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा मदुरा और कपाटपुरम। ये दोनों ऐसे स्थान थे जिसके अंदर तीनों संगम से संबंधित माने गए हैं। तो तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है और संगम का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं कि संघ या परिषद होता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों आचार्यों तथा अन्य बुद्धिजीवियों की एक प्रसिद्ध परिषद थी जिसे हम आधुनिक अकादमी अथवा विद परिषद भी मान सकते हैं। इस परिषद या संगम का जो गठन है वो पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। ऐसे लेखक अथवा कवि जो अपनी रचना प्रकाशित करवाना चाहते थे उनको एक अपनी पांडुलिपि इस परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था और परिषद के संस्तुति मिलने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जाता था। इसी प्रकार से परंपरा अनुसार पांड्य शासकों संरक्षण में क्रमागत 3 संगमों का गठन किया गया था। प्रथम संगम के कार्य के कलापों का जो केंद्र पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा माना गया जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था और इसके जो ऋषि थे वो अगस्त्य इसके अध्यक्ष थे और इन जिन्हें तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण का प्रेरणादायी माना गया है। प्राचीन मदुरा नगर में जलमग्न तथा प्रथम संगम की समाप्ति के अनंतर पांड्य शासकों के ही संरक्षण में कपाटपुरम और अलवे में द्वितीय संगम की स्थापना की गई थी। इस संगम के बाद में संस्थापक जो सेकंड के थे वो भी अगस्त्य को माना गए थे, यद्यपि बाद में उनके शिष्य तोलकाप्पियर ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से संगम है जिसकी की दोनों दो ने उसकी जो किया ऐसा कौन सा संगम है जिसकी 2 अध्यक्ष रहे हैं तो वो द्वितीय हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय संगम के में 2 हो गए और इसके बाद में जो प्राचीन मदुरा की भांति कपाटपुरम में भी समुद्र में विलीन हो गया था और साथ ही द्वितीय संगम भी इसके विलीन होने के साथ ही समाप्त हो गया था। उत्तरा मदुरा में तीसरे संगम की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में नकरेर का नाम भी उल्लेखित किया गया है। तो इसी प्रकार से जो ऐसा कौन से स्थान बताए गए हैं तीन जहाँ की तीनों संगम से संबंधित है तो इसमें मदुरा और कपाटपुरम इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए मदुरा और कपाटपुरम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंतर्गत पूछा गया है कि तोलकाप्पियम संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए दिया है प्रथम संगम काल से, बी है द्वितीय संगम काल से, सी है तृतीय संगम काल से और डी है उत्तर द्वितीय संगम काल से। तो इसके अंतर्गत जो द्वितीय संगम काल है उससे ही संबंधित तोलकाप्पियम माना गया है।
क्योंकि संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की थी, जो ऋषि अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक थे। संगम काल में पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित 3 संगमों में तोलकापियम द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र सुरक्षित ग्रंथ है। ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है और व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली भी दी गई है। तो इस प्रकार से तोलकापियम से जो संबंधित संगम माना गया है वो द्वितीय संगम काल से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें एक सूची 1 के अंतर्गत एबीसीडी, इसके अंदर तीने दिए हैं एंड सूची बी के अंदर भूदृश्य दिए गए हैं कि इनको जो ऐसी नाम है इनको इस जो संगम है तमिल है उसके अंदर क्या कहा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन इस फर्स्ट इसमें कुरुचि, मरुतम, मुल्ले और नेथल दिया गया है। तो इनको दूसरे किन नामों से जाना गया है ये इनको मैच करना है। तो ऑप्शन जो सी है इसके अंदर वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 को 3 कुरुचि है, कुरुचि मतलब पहाड़ियां होती थी। उसके नेक्स्ट है मरुतम, मरुतम का मतलब होता है चारागाह। मरुतम, मरुतम के अंतर्गत तो समतल मैदान होता है और मूल्य है, मूल्य पहाड़ियां होती है और नेथल है वो समुद्री तट होता है। इस प्रकार से जो इसका हो जाएगा सही से फर्स्ट इसके अंतर्गत 1 का 3, बी का 4, डी का 1, सी का 1 एंड डी का 2। 3, 4, 1 और 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत की मुशिरी नामक स्थान पर अगस्तस के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें ऑप्शन ए दिया है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, बी है निर्याकस, सी है वंशावलियां और डी है संगम साहित्य। तो इसके अंतर्गत जो पूछा गया है कि कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत की मुशिरी नामक स्थान पर अगस्तस के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये इसका अंदर ऑप्शन ए पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी इसका आंसर हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, इसके जो लेखक माने गए वो अज्ञात हैं। इनके विषय में इतना ज्ञात है कि वे यूनान का रहने वाला था किंतु मिस्र में जाकर रहने लग गया था और उसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी और अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनके आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम उन्होंने लिखे हैं। इस ग्रंथ में सिंधु के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के मुहाने तक के 24 बंदरगाहों का उल्लेख दिया गया है, जिसमें नोरा, टिंसिस, मुजरिस तथा नेलसिंडा पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह थे और मुजरिस में रोमन अरब जहाज रोम का माल भारतीय माल से बदलने के लिए जाते थे। यहाँ रोमन शासक अगस्टस के सम्मान में एक मंदिर भी बनाया गया था। प्लिनी लिखता है कि यहाँ पहले आने वाला व्यापारी चेरों के साथ बिना वार्तालाप के व्यापारी करते थे, बिना कोई वार्तालाप किए ही व्यापार होता था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंतर्गत है निम्न में से किसमें एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तित होने की कथा मिलती है। ऑप्शन ए इसमें शिल्पादि कारकम, बी मणिमेखले, सी तोलकापियम, डी है मदुरै कांची। तो जो एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी बनने का या जो कथा है वो हमें इसके अंदर मणिमेखले के अंतर्गत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मणिमेखले में मिलती है क्योंकि मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य और इसकी रचना का जो श्रेय है वो मदुरा के एक अनाज व्यापारी शीतले सतनार को प्राप्त है और ये बौद्ध था। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले शीलपदी कारकम के जो नायक थे कोलवन की उपपत्नी माधवी से उत्पन्न पुत्री हैं और माधवी अपने पूर्व जो प्रेमी उनकी मृत्यु की सूचना पाकर बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी। उन्हीं की कहानी इसके अंतर्गत दी हुई है और जो राजकुमार उदयन मणिमेखले को पाने का प्रयास करता था किंतु वह अत्यंत चमत्कारिक ढंग से अपने सतीत्व की रक्षा कर लेती तथा अपनी मां के अनुसरण पर भी वे बौद्ध भिक्षुणी हो जाती थी। इस महाकाव्य की अधिकांश कविताएं ब्राह्मण तथा अन्य विरोधी संप्रदायों के सदस्यों के वाद विवाद तथा अन्य धर्मावलंबियों के मतों के सफलतापूर्वक निराकरण से संबंधित विचारों से परिपूर्ण है और संप्रदाय विशेष के प्रति आकर्षण होते हुए भी इसमें मानवता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो ये जो कथा है वो मणिमेखले से संबंधित मानी गई है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंतर्गत दिया है कि दक्षिणी भारत के संदर्भ में गुहा लिपि से तात्पर्य है। इसमें जो दक्षिण भारत में, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए पाठ है भित्ति आरेख, बी के अंदर तमिल ब्राह्मी से, सी है तमिल ग्रंथ से, डी है पलवन ग्रंथ से। तो इसके अंतर्गत जो है बी ऑप्शन तमिल ब्राह्मी से संबंधित हो जाएगा। और तमिल लोग हैं वो ईस्वी सन के आरंभ से ही लिखना जानते थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे 75 से भी अधिक छोटे छोटे अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं में विशेषकर मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट की 13। परंपरा अनुसार शिल्पदिकारम का रचयिता कौन है? इसमें ए है सतनार, बी है कम्मन, इडिंगो अलीगल, सी डी है तिरुकदेवर। तो जो सी इडिंगो अलीगल है, ये इसके ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि शिल्पदिकारम की जो गणना है संगमकालीन 5 वृहद महाकाव्य में की जाती है। अन्य 4 वृहद महाकाव्य हैं जिसमें मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, बल्लेपली और कुंडलिकेसी। इनमें से प्रथम 3 अर्थात शिल्पदिकारकम की रचना इडिंगो आदिगल ने की थी, और इलिंगो आदिगल चेर शासक सेनगुटन का छोटा भाई था और अनुश्री है कि उसके भय से घर बाहर छोड़कर सन्यासी हो गया था। इस ग्रंथ में कवि के फुहार मतलब कावेरीपट्टनम के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन तथा एक अन्य व्यापारी की कन्या कणगी की लोकप्रिय कहानी का वर्णन मिलता है। कवि ने कोवलन तथा कणगी की कथा के माध्यम से प्रारंभिक तमिल वासियों की उग्रता और उनके न्याय के प्रति कठोर आदर भावना का यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका ऑप्शन सी इडिंगो आदिगल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोमन सिक्कों का अत्यधिक संख्या में पता लगाएं। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी भारत, बी के हैं उत्तरी पश्चिमी भारत, सी में दक्षिणी भारत और डी के अंदर है पश्चिमी भारत। तो निम्नलिखित में जहां रोमन सिक्कों का मिला है वो दक्षिणी भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी दक्षिणी भारत के अंतर्गत रोमन सिक्के ज्यादा प्राप्त हुए। मौर्य काल में रोमन शासक जो अगस्टस थे और टाइबेरियस के समय में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं व्यापार के फलस्वरूप भारत आई थी, और दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई में इन शासकों से सिक्के प्राप्त हुए थे। और पिलनी ने अपने नेचुरल हिस्टोरिका में इस बात का कहा गया है कि यहाँ से 60 करोड़ सेस्टर्स स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष विलासिता की सामग्री खरीदने में भारत चली जाती थी। तमिल देश के भीतरी भाग में नीरो तथा उसके पूर्व के रोमन शासकों के सिक्के मिले जो युगीन समुन्नत व्यापार के प्रमाण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 14 का सी दक्षिण भारत ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं। तो तमिल काव्य के अंतर्गत आगम वर्ग की जो कविता है वो प्रेम से संबंधित है। ऑप्शन है बी में राजाओं की प्रशंसा है, सी के अंदर प्रकृति की प्रशंसा है, डी में भगवान शिव की प्रशंसा है। तो इसके अंदर प्रेम संबंधी मानी गई है। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं प्रेम से संबंधित हैं, और इन्होंने जो तमिल वासी हैं उन्होंने अपनी कविता में जीवन के सभी पक्षों को समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी रचनाओं को वर्गीकृत करने की उत्सुकता प्रवृत्त की तथा इसे 2 प्रधान समूह में भी बांटा था, जिसमें अंतरंग हो जाएगा और बहिरंग हो जाएगा। इसके अंतर्गत आगम वर्ग की कविताएं प्रेम से संबंधित मानी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए प्रेम संबंधित हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंतर्गत है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत दिया गया है, एक तरफ सूची दी है उसमें पतन दिए गए हैं, और सेकंड सूची है उसमें वो कहाँ अवस्थित है वो दिए गए हैं। तो फर्स्ट में बेरीबाजा, मुद्री, सोपारा और स्वर्णभूमि। तो इसके अंदर ऑप्शन जो ए है, ए का हो जाएगा बेरीबाजा। तो बेरीबाजा है नर्मदा नदी के जो तट है उसके मुहाने के ऊपर है। उसके बाद में जो मुद्रिस है, मुद्रिस मालाबार तट को माना गया है। इसके बाद सोपारा है मुंबई वर्तमान। उसके बाद में जो स्वर्ण भूमि है वो भारत का पूर्वी तट को माना गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो रहा है। इसके अंदर 4, 1, 2 और 3 और डी वाला सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत नहीं पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है उदयनचेरल,
बी है नेडुंचर्यल, सी सेनान और डी है पारी। तो इसके अंतर्गत सही है या नहीं है, इसके अंतर्गत पूछा गया है। तो जो पारी है वो पल्लव नरेश नहीं है, ये डी, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है तो डी पारी पल्लव नरेश नहीं है, क्योंकि उदयनचर्यल है वो चेर नरेश है, और नेडुंचर्यन है वो पांडे नरेश है, सेनान है वो चोल नरेश है, जबकि पारी है, पारी पल्लव नरेश नहीं है। पारी कौन है? पारी एक बेल शासक था। ये कौन सा शासक था? ये बेल, बेल शासक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का डी पारी, पारी नहीं है, पारी पल्लव नरेश नहीं होके बेल शासक था। और बाकी उदयन जयरेल वो चेर नरेश थे, नेडुन जयरेल वो पांडे नरेश थे, सेनान है वो चोल नरेश थे। तो इस प्रकार से 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें नहीं पूछा है तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। संगम तमिलों का जो उपलब्ध ग्रंथ कौन सा माना गया? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है वो पतिन पाले दिया गया है, बी के अंदर तिरु मरुंगा रूपड़े दिया गया है, सी के अंदर मधुரை कांची है, डी के अंदर तोलका पीएम है। तो इसके अंदर जो तोलका पीएम है वही आंसर सही हो जाएगा कि सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है संगम तमिलों का, तो वो तोलका पीएम को ही माना गया है, क्योंकि तोलका पीएम है वो द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ ही नहीं, परंतु अद्यतन उपलब्ध प्राचीन तमिल साहित्यों का प्राचीनतम ग्रंथ भी है। इसके प्रणयनकर्ता तोलकाप्पिय ऋषि अगस्त्य से 12 योग्य शिष्यों में से थे, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण कई बार पूछा जाता है कि जो तोलकाप्पियम ग्रंथ है संगम साहित्य का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसकी रचना कौन सी शैली में की गई है? तो इसकी रचना सूत्र शैली के अंतर्गत की गई है। व्याकरण व्याकरण के साथ साथ ये काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, और ये प्रबंध 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में वर्ण विचार, दूसरे में व्युत्पत्ति तथा तीसरे में पदार्थ का वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक और जहां प्रथम 2 खंड तात्कालिक तमिल भाषा पर प्रकाश डालता है, और तीसरे से तत्वयुगीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक दशा को प्रकाशित करने में सहायता प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी निरूपण मिलता है। इस ग्रंथ में महत्ता इतनी अधिक थी कि इलपूर्णन और नचिर की नियर और सेन वेरियर जैसे विद्वान भाष्यकारों ने इस पर भाष्य लिखा, और ज्ञातव्य है कि दोनों संगमों में से प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ संप्रति उपलब्ध नहीं है। तोलकाप्पियम तथा तीसरे संगम साहित्य के अधिकांश जो ग्रंथ है वो साउथ इंडिया, मतलब जो दक्षिणी भारत है, सेव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तेन्नेवल्ली द्वारा प्रकाशित किए गए। और इसी प्रकार से जितने भी ये और दिए गए हैं जो कि संगम ग्रंथ हैं, वो तृतीय संगम से संबंधित माने गए। जैसे तिरुमुरुगा पड़े, और ये पतिन पाले और मधुरै कांची, ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो तृतीय संगम से संबंधित माने गए हैं। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका डी तोलकाप्पियम इसमें आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो इसमें ऑप्शन है पेरुनवंदन वर्नार, बी है विल्लीपुतूर, सी है कम्मन, डी है कुट्टन। तो इसके अंदर संगम काल में जो तमिल में महाभारत लिखी थी, वो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है कि कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो इसके अंदर विल्लीपुतूर, विल्लीपुतूर ये इसका पूरा नाम है विल्लीपुतूर अलवार, अलवार इसमें लिखा नहीं जाता है, वीरपुतूर अलवार हो जाएगा इसका नाम पूरा। तो इसने संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन विल्लीपुतूर अलवार सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंदर है कि अपनी रचना में नंदों और मौर्यों का उल्लेख करने वाला प्राचीन तमिल कवि कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सतनार, बी में इडिंगो आदिगल, सी में कपिलर, और डी के अंदर मामूल नार। तो इसके अंदर जो मामूल नार है वही इसका आंसर हो जाएगा। अपनी रचना में नंदों और मौर्यों का उल्लेख उन्होंने किया था, जो प्राचीन तमिल कवि भी हैं। तो इसी प्रकार से तमिल कवि मामूलनार नंदों द्वारा जुटाए गए अकूत धन संपदा और मौर्यों की सेना के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। और इन जो कवि है मामूलनार, उनके जो विवरण है उनसे ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी, और ये विजय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कोशार मोहन नामक जाति की सहायता के उद्देश्य से ही किया था। तो इस प्रकार से संगम युग से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो आज की सीरीज में हमने लिए, और इससे जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें और इससे संबंधित जो संगम युग है उससे
मोस्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में और लेके आएंगे।